महिलाओं और पुरुषों की भी बात करें तो पुरुषों में कांग्रेस के पास 44%, बीजेपी 34%, पर उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी है महिलाओं में। कांग्रेस बाजी मार रही है, 42% कांग्रेस को, 36% महिला बीजेपी को। उसको उस लिहाज से देखिए कि पुरुषों ने कांग्रेस को कैसे वोट किया, 44% पुरुषों ने कांग्रेस, वहीं महिलाओं ने कांग्रेस को 42 किया, यानी 2% पुरुषों के मुकाबले कम। हाँ। इसका असर इसलिए होता है कि वही जो जाट किसान वो ज्यादा करके पुरुष होते हैं, और महिलाओं में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 2% वोट ज्यादा मिल रहा है। वहां पे आते हैं लाभार्थी, वहां पे महिलाएं जो होती कोर लाभार्थी होती है, तो बीजेपी को अभी भी महिलाएं पुरुषों के साथ। पर एग्जिट पोल 2 राज्यों के चुनावों के कल आए, मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, अगर ये असलियत में एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो आने वाली राजनीति के मायने क्या होंगे, असरात क्या होंगे, डगर क्या होगी, दशा क्या होगी और दिशा क्या होने वाली है। तो अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि कल जो एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। हरियाणा चुनाव को लेकर अब तस्वीर बहुत जल्द साफ होने वाली है, लेकिन इस एग्जिट पोल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया, एक नई राजनीतिक टकरार यहां पर हो रही है। लेकिन जनता को तो बस इतना ही ख्याल है कि जब उन्होंने वोट दे दिया तो क्या अगले 5 साल उनके विकास के काम होंगे कि नहीं। लेकिन इन एग्जिट पोल पर किस तरीके का तमाशा हो रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। किस तरीके से यहाँ पर सब अपनी बातें बुनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल जनता के साथ क्या होगा, किस तरीके का विकास वो देखेंगे और क्या उनको उम्मीदें हैं, ये कहीं ना कहीं अब साफ होगा। लेकिन इलेक्शन का क्या रिजल्ट है और रिजल्ट को लेकर किस तरीके की राजनीति हो रही है, जरा देखिए कि डिबेट में किस तरीके से पत्रकार उन सबको समझाते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो वोट की होड़ है उस चक्कर में किस तरीके से जनता के मुद्दे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार और भी ऐसा कंटेंट पाने के लिए और लगातार ऐसी राजनीतिक या फिर किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई लेटेस्ट इस डिबेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो एक्सेस माई इंडिया कह रहा है 53 से 65, 53 से 65 का मतलब होता है 59 सीटें कांग्रेस लेती दिख रही है और 28 से 28 यानी कि 23 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। और मेरे साथ, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ते तंदुरुस्त लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तो ये और बेहतर लग रहा है। ये चुनाव में नीचे हो जाते हैं, ये आप हमसे बेहतर अब जान गए हैं जी। और ताली और गाली का खेल भी। मेरे साथ विजय त्रिवेदी हैं, रविंद्र शौरान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रोफेसर संजय कुमार CSDS से जुड़े हैं, वो भी हैं। लेकिन पहला हिस्सा मैं सिर्फ प्रदीप गुप्ता के साथ बिताने वाला हूं। और प्रदीप, कांग्रेस 18 से 28 बीजेपी, सीधी मतलब बिना किसी परेशानी के कांग्रेस, कोई शक या सवाल नहीं, सरकार बना रही है। और इसमें एक और बड़ा आंकड़ा भी बताना जरूरी हो जाता है, आप ही का आंकड़ा है जी, कि बीजेपी के खाते में 35% वोट गई हैं जी, और कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है 43%। 8% का अंतर, बीजेपी का वोट शेयर 2% गिरा पिछली बार के मुकाबले, कांग्रेस का 15% बढ़ा। तो ये 65 से ऊपर भी जा सकता है क्या? मेरा सवाल तो पहला ये है। आंकड़ा देखिए, 8% स्वीप होती है नॉर्मली। नहीं, स्वीप बिल्कुल होती है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा के संदर्भ में 65 की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले बता दूं यहाँ हो क्या रहा है हरियाणा में सिंपल भाषा में। 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन हुआ ये था, जो उस समय राज्य की जो 2 प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और इनेलो बल्कि उस वक्त की नंबर 2 की पार्टी, 24% इनेलो को वोट मिला और 21% वोट मिला कांग्रेस को। यानी कि जो जाट की बात होती, इनेलो तो 100% जाट की पार्टी कही जाती थी, तो 33% के साथ बीजेपी को, चूंकि जाट वोट का विघटन हुआ, 46 सीटें आई और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 साल बाद 19 में क्या हुआ कि इनेलो से टूट के दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बन गई और जेजेपी को 15% वोट मिले
और 10 सीटों के साथ उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और चाबी ही उनका चुनावी चिन्ह था, सत्ता के ताले की चाबी बन गए वो। चाबी बन गए बीजेपी को। वो 46 से अब 40 सीटें आई, जबकि वोट शेयर मिला 36.8 यानी कि 37% के करीब, लेकिन सीटें मिली 40। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि हरियाणा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट सीएम, अब 2 सीएम कह लीजिए 10 साल में, नॉन जाट सीएम का ये जो लब्बो लबाज है हरियाणा को शायद पसंद नहीं आया। और इस बार इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया कि जेजेपी जो पार्टी है 1% से 2% के आसपास हमारे सर्वेक्षण में लेती हुई नजर आ रही है, और एनएलओ उसकी दूसरी तरफ, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया, 8%। बसपा को लगातार 4% वोट मिलते रहे अपने बूते पे, और 4% एनएलओ के, तो 8% लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, यदि के एनएलओ और बसपा गठबंधन ने 8% से नीचे गए तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सीटें 65 के ऊपर जाएंगी। 65 के ऊपर भी जा सकती हैं, यदि नीचे गए तो 65 के ऊपर भी जा सकती हैं, और ये यदि ऊपर गए तो 50 की सीरीज में आ जाएंगे, 50 की सीरीज में। और बीजेपी, अगर कांग्रेस 65 से ऊपर भी जाती है तो बीजेपी 15 के आसपास भी आकर टिक सकती है। आ सकती है। 18 हमने सीटें दी 18 से 28 तक, तो वो 15 भी आएगी। जब 70 की बात वहां होगी तो यहाँ 15 की होगी, और दीगर जो है दूसरी छोटी पार्टियों के बाकी की सीटें। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है प्रदीप कि हर कोई लगातार सत्ता से चुनाव में गया है, ये नहीं कि 10 साल बाद। हाँ। भाई बंसीलाल भी सरकार बनी 70 के दशक में 2 बार लगातार बनी, तीसरी बार गए तो 3 सीटों पर सिमट गए। ओम प्रकाश चौटाला 2 बार लगातार सरकार, एक बार 1 साल, एक बार 3.5-4 साल, फिर गए चुनाव में तो 9 पर सिमट गए जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल 235 दिन सरकार चलाने के बाद, लगभग 10 साल, वो 15 पर सिमट गए। नहीं, मैंने 15 की फिगर इसलिए पूछी। हाँ, नहीं, 15 कारण था उसका। 15 की फिगर 10s और 20s में ही आना है। 10s का मतलब है 15, 18, 17 या 20-25 के आसपास, जहां तक बीजेपी की सीट। बट बीजेपी की बात यह है संदीप, इसमें बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंटली बीजेपी का वोट शेयर 33, 37 और अभी 35 रहा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो बाकी के 65% के करीब वोट है, उनका विघटन कैसे हो रहा है। इस बार पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसमें पसंद चेहरे कितना बड़ा फैक्टर था। आपका आंकड़ा कहता है 23% लोगों की, 4 में से 1 व्यक्ति की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। नायब सिंह सैनी ज्यादा पीछे नहीं है, 18% की पसंद। लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर को तो बीजेपी ने भी हटा दिया, लोगों ने भी पूरी तरह से खारिज करते दिखे हैं। 1% लोगों की पसंद, चेहरा कितना बड़ा फैक्टर था। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड रखेंगे, तेज करेंगे। अगर बटोगे तो कमजोर हो जाओगे। तो क्या कुछ मुद्दे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं? और आपके जो CSDS के भी सर्वे हो, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं हरियाणा को लेकर कि भाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं को बात करें, किसानों की नाराजगी की बात करें, वो संकेत साफ मिल रहे थे। पर अब वो जो संकेत थे, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज गूंज में भी तब्दील हो रही है क्या? बिल्कुल संदीप, हम इस बात की सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, हम पहलवान, नौजवान, किसान और संविधान की बात करते रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप नौजवान और किसान की बात करें तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है। उसका बाई प्रोडक्ट है लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी का मुद्दा हमारे भी सर्वेक्षणों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा में कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ा, और मुझे लग रहा है जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं, वो उसके संकेत साफ हैं कि बेरोजगारी से परेशान होकर और अन्य चीज़ों से भी परेशान होकर लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी की सरकार को हरियाणा से हटाना है। तो 2 राज्यों में सरकार अगर हटती है, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो अब क्या महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी? और जो सवाल पहले उठ भी रहे थे, अरे भाई चारों राज्यों के एक साथ क्यों नहीं करवा दिए गए चुनाव? जब 1 नेशन 1 पोल की बात हो रही है, रामनाथ कोविंद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती दिखाई देती है, ये बांट के चुनाव, क्या अब एक नैरेटिव ये भी चलेगा कि क्या आपको आशंका थी आप हारेंगे, तो पहले 2 पर जोर लगाया, अब 2 पर जोर लगाएंगे?
राजनीतिक मायने कुछ इस तरह के भी निकाले जाएंगे क्या? मुझे लगता है निकाले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदाज था कि महाराष्ट्र में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हरियाणा में भी स्थिति अच्छी नहीं है, और अगर आपने सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराए तो पता चला कि एक राज्य के लपेटे में दूसरा भी राज्य आ जाए। लेकिन अलग अलग चुनाव कराने से भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि बल्कि हरियाणा में नुकसान जब उनकी क्या और हार बढ़ होगी सकता है। तो इसका असर महाराष्ट्र के और नुकसान और बढ़ सकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहला तो नुकसान यही होगा सीटों के बंटवारे को लेके, जब वो अपने सहयोगियों से बात करेंगे तो सहयोगी जो हम कहते हैं उन पर चढ़ बैठेंगे और कहेंगे कि भाई आपकी स्थिति तो पतली है, आपकी हालत पतली है। हाँ, एकनाथ लोकसभा में शिंदे भी 240 अड़ेंगे पर आ गए, और अजित वोट पवार प्रतिशत भी गिरा, अड़ेंगे और हरियाणा अजित- चुनाव हार गए। हाँ, 150 सीटें लड़ना चाहती है बीजेपी अपने दम पर इसमें एक और दलितों के अपमान, कुमारी शैलजा की बात नहीं सुन रहे, आ जाओ जी बीजेपी में, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि धर्म हिंदू बनकर वोटर वोट कर रहा है तो बीजेपी को फायदा होता है, जाति जहां सर उठाने लगती है नुकसान करती दिखाई देती है। पर वो राजनीति रणनीति कामयाब नहीं होती दिखी है क्या हरियाणा में? और अब ये बड़ा खतरा बनेगी बीजेपी के लिए। हरियाणा में तो मुझे लगता है सर, जब ये बीजेपी ने जो पॉलिसी या बीजेपी ने जो एजेंडा चलाने की कोशिश की दलित वाला, उससे तो उल्टा कांग्रेस को फायदा हो गया। उनके पीछे जो वोट बैंक कहीं इधर उधर जाने की संभावना थी, नहीं कि जी आरक्षण खत्म कर देगी, 7 समंदर पार जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लपकने की कोशिश की गई थी, वो नहीं चल पाया क्या? कुछ नहीं चल पाया सर। शैलजा के बारे में भी जो बताया गया है कि अपमान हो रहा है, उससे भी मुझे तो लगता है कि वोट जो है वो शैलजा के पक्ष में ज्यादा कॉन्सोलिडेट हुआ है। जो बीजेपी के उम्मीद थी कि नहीं, उनके ये पास चला सवाल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक, मुस्लिम और मराठा कंबाइन किधर जाएगा, उस पर बहुत कुछ तय होगा कि नतीजे क्या आएंगे। बिल्कुल, पर हरियाणा में इस मुद्दे का कोई असर पड़ा नहीं। हरियाणा में इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी को ही फायदा जहां हुआ। किलेबंदी बीजेपी कांग्रेस करती दिखाई दी थी इन वोट बैंक पर, वो अभी बरकरार है। वो बरकरार है, और ये कांग्रेस की वजह से नहीं है सर, हम बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लोग परेशान थे, लोग नाराज थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए कांग्रेस एक डिफॉल्ट विकल्प है वहां पे, इसलिए लोग उनको वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए कोई खास काम किया वैसा दिखता नहीं है ना। तो टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की कोई नई स्ट्रेटेजी दिखी, वही आखिरी दिन तक टिकट बंटवारा हुआ, एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा, उसका टिकट कटवा दिया, उसका विरोध कर दिया। आज भी वही लोग कर रहे हैं, आज भी एक दूसरे के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कोई खास एफर्ट्स किए वैसा नहीं है, लेकिन जनता बिल्कुल विरोध कर रही है बीजेपी का, उसी का बेनिफिट है।